नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे टैरिफ वॉर की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया में अब नया टैरिफ वॉर छिड़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा, मेक्सिको सब पर टैरिफ लगा दिया है और अब इसे लागू भी कर दिया है। अब इसके साथ ही यह आयात शुल्क मंगलवार से लागू हो गया और इसके साथ ही दुनिया में एक नया व्यापार युद्ध भी शुरू हो गया है। ट्रंप ने जहां कनाडा और मेक्सिको पर 25% आयात शुल्क लगाया है, तो वहीं चीन के उत्पादों पर यह 20% है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी 30 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य की अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है। ट्रूडो ने कहा कि आयात शुल्क मूर्खतापूर्ण काम है और कनाडा इसे डब्ल्यूटीओ में चुनौती देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चिकन, पोर्क, सोया और बीफ समेत कई अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। चीन ने अमेरिका से आने वाले सोयाबीन, समुद्री आहार, फल, सब्जियों और डेयरी उत्पादों पर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाया है। कनाडा का शुल्क तत्काल लागू हो गया, जबकि चीन का शुल्क 10 मार्च से लागू होगा। मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम जवाबी कार्रवाई का ऐलान रविवार को करेंगी। हालांकि मेक्सिको सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह भी जवाबी शुल्क लगाएगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। अब अमेरिका के साथ 3 देशों यानी चीन, कनाडा और मेक्सिको के इस टैरिफ युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। वैश्विक जीडीपी में इन 4 देशों की हिस्सेदारी कुल 48.1% है। अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी ही विश्व जीडीपी में 26% है, जबकि चीन की 19% है। इन दोनों के मुकाबले हालांकि मेक्सिको 1.9% और कनाडा 1.2%, इनकी स्थिति कमजोर है। इस व्यापार युद्ध से दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ने की आशंका गहरा गई है। मुद्रास्फीति बढ़ने और विकास में बाधा पैदा होने के संकेत पहले से ही मिलने शुरू हो चुके हैं। तो अब कनाडा ही नहीं, चीन और मेक्सिको में भी अमेरिकी वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी और यह नया टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि यह सख्ती केवल कनाडा, चीन या मेक्सिको सरीखे देशों के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है वैसा किया जाएगा। जो अमेरिका के साथ जैसा व्यवहार करता है उसी के जवाब में। हालांकि कई चौंकाने वाली चीज़ें भी सामने आई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐलान किए। एक ऐलान उन्होंने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में किया। उन्होंने तकरीबन 2.25 घंटा रिकॉर्ड भाषण दिया। हालांकि अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का ही भाषण दिया था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज़ बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है इससे किया और ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वह कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया भी कहा। ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान सरकार ने मदद की। यदि आप बातों के लिहाज से समझना चाहे कि ट्रंप ने क्या कुछ जोर देकर कहा है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, जैसे को तैसा टैरिफ, यूक्रेन जंग के ऊपर अप्रवासी मुद्दा, जो बाइडेन को सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति आंकना इत्यादि, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इसके मूल में जो चीज़ है वह यह है कि क्या यह एक नया टैरिफ वॉर है। और इसी मुद्दे पर अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर अर्थशास्त्री आर के आर्य साहब जुड़ चुके हैं।
और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर करोड़ी सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सिंह साहब, आप ही के साथ शुरुआत करेंगे। अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, हमने बहुत बार कहा है अमेरिका के विषय में, भारत के संदर्भ में, लेकिन क्या अब ऐसी स्थिति आ गई है कि दोस्ती अपनी जगह रहेगी और भाई देश अपनी जगह रहेगा, व्यापार अपनी जगह रहेगा? क्योंकि बात हम सिर्फ मेक्सिको, चीन या कनाडा की क्यों करें? ट्रंप साहब ने भी तो ये भी कहा है भाई जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा, भारत तो भी हमसे 100% टैरिफ वसूलता है तो हम भी वैसा करेंगे। यदि ये सब कुछ इसी तरह चलते रहा तो कोल्ड वार, वर्ल्ड वार, इन तमाम चीज़ों की हम बात करते रहें, अब क्या यह नया टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगा और इससे तो पूरी दुनिया त्रस्त हो सकती है। पहला ओपनिंग टेक आप ही से सर। देखिए कुणाल, आपने जो लास्ट में कहा कि क्या नया टैरिफ वार होगा, मैं इसको टैरिफ वार की संज्ञा नहीं दूंगा। ओके। अगर ट्रंप का जो उद्घाटन भाषण था तो 20 जनवरी 2025 को भाषण दिया और अभी संसद के दोनों सदनों में 6 हफ्ते बाद भाषण दिया। दोनों भाषण लगभग एक जैसे है, थोड़ा सा दोनों में अंतर है। देखिए, दोनों ही भाषण में उन्होंने पुराने एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत आलोचना की, नॉन परफॉर्मेंस की बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पतन के वो कारण है, अमेरिका की प्रतिष्ठा दुनिया में धूमिल हुई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखिए अब अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है। वो अपना 20 जनवरी का भाषण भी इसी से खत्म किया और आज का भाषण भी उसी के साथ खत्म किया। लेकिन आज के भाषण में उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात ये बताई कि 6 हफ्ते में मैंने क्या क्या किया है जो कि 4 साल में दूसरे प्रशासनों ने नहीं किए हैं, मैंने इतना काम करके दिखा दिया है। तो ये तो उनकी भाषण की बात हुई। अब दूसरा, उनकी समझ यह है कि अभी तक अमेरिका का जो पतन का कारण है या अमेरिका विश्व में अपनी प्रतिष्ठा खोता जा रहा है, उसका कारण है कि अमेरिका के दोस्तों ने अमेरिका से ज्यादा फायदा उठाया है और उन्होंने रेसिप्रोसिटी के रूप में केवल व्यापार में नहीं, राजनीतिक दृष्टि से भी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से भी कोई सकारात्मक रूप बहुत ज्यादा नहीं अपनाया, अमेरिका से फायदा उठाते रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए भाई, आप जो करोगे उतना ही मैं करूंगा, उससे ज्यादा अमेरिका नहीं करेगा। तो नेटो के जो दोस्त थे, बहुत बड़ा संगठन था, सैनिक संगठन था, सामूहिक सुरक्षा का था, उनको भी कह दिया कि अमेरिका अब किसी की मदद नहीं करेगा, आप अपनी सुरक्षा खुद करो, खुद पैसा दो। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं अलग अलग, उसमें भी अमेरिका बहुत ज्यादा पैसा देता था, तो वहां भी कह दिया कि अमेरिका आपको पैसा देने वाला नहीं है। यूएस एड के थ्रू गरीब और जो पिछड़े हुए देश हैं उनकी भी मदद करते थे और प्राकृतिक संकट के समय भी मदद करते थे। उन्होंने कहा ये कोई अमेरिका का काम नहीं है, अमेरिका मदद नहीं करेगा। फिर अमेरिका अपना एक मिशन मान के चलता था कि हमें प्रजातंत्र को प्रमोट करना है, मानव अधिकारों की सुरक्षा करनी है और दुनिया में शांति लानी है प्रजातंत्र और मानव अधिकारों के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, प्रजातंत्र को आपका प्रजातंत्र आप संभालो, मानव अधिकार आप संभालो, हमारा ये कोई काम नहीं है, हम इसमें पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने कहा कि अमेरिका का पतन क्यों हुआ। देखिए, किसी भी देश को महान बनाने के लिए, ग्रेट बनाने के लिए 5 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भारत, चीन, अमेरिका जैसे में एग्रीकल्चर सेक्टर भी आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की कंपनियां पुराने प्रशासन की नीति की वजह से अमेरिका को छोड़ के दूसरे देशों में चली गई और वहां मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका में भेज रहे हैं, जो अमेरिकन कस्टमर को महंगे मिल रही हैं चीजें। इसलिए एक तो मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका कमजोर हो गया, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराऊंगा। और उसके लिए उन्होंने जो सेमीकंडक्टर के टाइकून है ताइवान के, उनको कल ही बुला के कह दिया कि 100 बिलियन आप खर्च करके अमेरिका में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लगाइए। और इसी तरह से अमेरिकन ऑटोमोबाइल्स को या दूसरे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट को कह दिया कि अमेरिका में इंडस्ट्री लगाइए। दूसरा फैक्टर है एनर्जी। और एनर्जी के लिए उन्होंने अपने पहले भाषण में जनवरी में कह दिया कि ड्रिल बेबी ड्रिल,
ऑयल एंड नेचुरल गैस को हमने मैक्सिमम टेस्ट करना है और उसको एक्सपोर्ट करना है। भारत के प्रधानमंत्री गए तक उन्होंने कह दिया कि आपको ऑयल नेचुरल गैस की जरूरत है, हमारे से खरीदो, आपकी आवश्यकता है, हमारे पास है। तीसरा है मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, उनके लिए दुनिया के दूसरे देश है वो अलग अलग देशों में जाके नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे चीन है, अफ्रीका में मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा है या दूसरे देशों में कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका क्यों नहीं करे। तो इन 3 चीजों में अमेरिका पिछड़ गया। 2 चीजों में अमेरिका आगे रहा, टेक्नोलॉजी में और मिलिट्री में। तो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री है वो इन जो पहले की 3 चीजें हैं इनको प्रमोट करने के लिए होना चाहिए, ये उनकी समझ है। और इस समझ से उन्होंने कहा कि मैं बाहर से आने वाली चीजों पे टैरिफ लगाऊंगा और यहाँ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो अमेरिकन कस्टमर्स को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सस्ती मिलेंगी। इनिशियली वो महंगी मिलेंगी, वो इसलिए कि हमें बाहर से मंगानी पड़ेगी। जब अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो अपने आप कहिए अमेरिकन कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को सस्ती मिलेगी। तो इसको वो टैरिफ वार नहीं, वो रेसिप्रोसिटी की बात करें, हमें इसको टैरिफ वार के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी नीति है अमेरिका को महान बनाना। और महान बनाने के साथ साथ वो कहते हैं कि मैं विश्व में एकता और शांति की स्थापना करूंगा। और इसीलिए वो क्या करते हैं कि उनकी रणनीति है कि पहले मैक्सिमम मांग लो, मैक्सिमम की डिमांड रखो तो फिर नीचे के लेवल पे समझौता होगा। यही उन्होंने यूक्रेन और पैलेस्टाइन के मामले में किया है। गाजा को लेकर कहा कि गाजा तो मुझे दे दो। तो अब वहाँ के जो अरब समिट है उन्होंने अल्टरनेटिव प्लान बनाया है, 53 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन प्लान, और गाजा का क्या होगा, किस तरह से होगा। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज है वो यूक्रेन को लेके अल्टरनेटिव प्लान बना रहे हैं। और ट्रंप ने तो अपनी बात जेलेंस्की को कह दी कि मुझे ये मिनरल्स दे दो और आप समझौता कर लो, सीज फायर कर दो। तो अब जो यूरोपियन मित्र हैं अमेरिका के वो अल्टरनेटिव प्लान बना रहे हैं। तो ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कह दिया भाई ये मैक्सिमम है, अब आप कम चाहते हो तो समझौता कर लो, नया अल्टरनेटिव प्लान बना लो। तो इसको हम वार नहीं कह सकते किसी भी रूप में। वो उनका जो विश्व शांति का, विश्व एकता का और विश्व की समृद्धि का दृष्टिकोण है वो पहले के प्रशासन से पूर्णतः भिन्न है। ठीक है, ठीक है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन अब हमारे साथ देखिए आर्य साहब भी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं, और आर्य साहब हमें बेहतर इन सारी चीज़ों को समझा सकते हैं। क्योंकि यदि इन्फ्लेशन के दृष्टिकोण से देखें, महंगाई के दृष्टिकोण से देखें, तो आर्य साहब देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा, अमेरिका इज़ बैक, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने इस दूसरे टर्म में एक नए प्रेसिडेंट ट्रंप के रूप में उभर कर सामने आए हैं। क्योंकि जिस तरह के क्रियाकलाप वह कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं इस ओर तो कम से कम इशारा कर रही है ना कि पूरे विश्व में महंगाई बढ़ जाएगी। और ऐसा अगर होगा, या आप इससे इत्तेफाक रखें ना रखें, आप बेहतर समझाइएगा हमें आर्य साहब, क्या इस तरह के फैसलों से, अगर एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने से, क्या ये सारी जो परिस्थितियां हैं उन देशों के बीच ही इर्द गिर्द घूमेगी या इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा? और यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? टैरिफ का जो मामला है ये शुरू से ही यूएनओ के बनने के बाद ही अमेरिका ने ही इसके बारे में सहयोग किया था कि ट्रेड जो है रोजगार के लिए और चीजों के पूर्ति के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए WTO और गैट की स्थापना की गई थी। ठीक। तो WTO पिछले कई दिनों से ट्रंप के कारण से ही कई कारण से वो काम नहीं कर रहा, तो मल्टीलेटरल जो ट्रेड है उसमें डिस्टरबेंस आई हुई है। तो जो सामने बैठकर एक दूसरे के साथ जो बात होती थी वो टैरिफ की बात अब हो नहीं रही है पिछले 2-3 साल से। ट्रंप के आखिरी टाइम से ही उन्होंने जजेस को अपॉइंट नहीं किया था। तो अब जो टैरिफ लगाया है मैक्सिको और कनाडा के साथ, जो इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसके साथ जो एग्रीमेंट था वो अब एग्रीमेंट पे एग्रीड नहीं है। वो अब बाइलेटरल एग्रीमेंट से ही है कि आप हमसे कितना लोगे और हम आपसे कितना लेंगे, कितना देंगे। तो ये कुल मिलाकर मैक्सिको और कनाडा के विशेष रूप पर उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया है।
चाइना के साथ जेलसी जो है वो शुरू यूं हो गई कि जब लेबर इंटेंसिव गुड्स चाइना बनाता ही है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स चाइना ने भेजने ही थे। तो 1995-96 के बाद से जो चाइना के गुड्स है वो थ्रू आउट इंडिया में फैल चुके हैं, थ्रू आउट विश्व के अंदर फैल चुके हैं। तो इसलिए अब उनको तो रोकने का कोई साधन नहीं है, परंतु चाइना के साथ वैसे ही राइवलरी, इसकी दुश्मनी बनती जा रही है अमेरिका की, कि चाइना जो है लगातार तरक्की कर रहा है। तो वो टैरिफ तो पहले से भी लगा हुआ है, अब भी लगेगा। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया की कंपनीज पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रेड जो है उन्हीं कमोडिटीज में है जहां पर हमारी स्पेशलाइजेशन है, जहां तक सेमीकंडक्टर का सवाल है, जरूरी बात है कि जब चिप बनने लगेंगे तो ये नहीं लेंगे। तो ये बातचीत कर रहे हैं कि हमें भी सेमीकंडक्टर वगैरह एनर्जी के, और जो सोलर सेल्स है, सोलर वोल्टिक सेल, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है उसको फैक्ट्रियों को तो लगा सकते हैं। जहाँ पर ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल है, जहाँ पर गारमेंट्स का बात है, वहाँ पर टैरिफ लगाना बड़ा मुश्किल होगा। वहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो है भी मिनिमम सा ही है। हम टोटल विश्व का 2-3% ही ट्रेड करते हैं। तो कुल मिलाकर उसका भारत के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, परंतु जितने डिसीजन अमेरिका लिए जा रहा है उसका असर, आपने सही कहा कि मुद्रास्फीति पर पड़ेगा, और मुद्रास्फीति पर ही पहले से ही इकोनॉमी बड़ी सफर कर रही है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो काफी ऊपर गए हुए हैं अमेरिका के अंदर, और इकोनॉमी जो है अनएम्प्लॉयमेंट से भी जूझ रही थी। तो अब अमेरिका ग्रेट बनाने का मतलब उनका यही है कि जो हम 1945 से पहले करते थे, कि जब तक चीन नहीं आया था तब तक सारी चीजें वहीं अमेरिका में बनती थी, अब हम फिर से बनाने लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कंट्री लेबर सरप्लस है वो लेबर गुड्स बनाती है, और जो कैपिटल सरप्लस है वो कैपिटल गुड्स बनाती है। इसीलिए जो वियतनाम और बांग्लादेश और ये जो आपके चाइना है और इंडिया है, इंडिया का कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इंडिया तो टैरिफ के मामले में इसने अमेरिका को कोई राहत दी भी नहीं थी। एग्रीकल्चर में उन्होंने काफी कोशिश की कि इंडिया हमारे प्रोडक्ट सरप्लस वाले लेता रहे, परंतु इंडिया का टैरिफ वैसे ही ज्यादा है, इसलिए यूएस के गुड्स हमारे यहाँ आ ही नहीं सकते। परंतु अब सवाल ये है कि जब सब कंट्रीज के ऊपर लगाया है टैरिफ, तो क्या इंडिया के ऊपर लगेगा? थोड़े दिन के लिए एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होगा, वो मार्केट से भी नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो डावाडोल हो रखी है काफी। 6000 पॉइंट्स उससे निकल गए हैं, 4000 पॉइंट्स उससे निकल गए हैं, तो वो काफी पैसा निकलता भी चला जा रहा है टैरिफ की वजह से। टैरिफ की वजह से जो हलचल है ट्रेड के अंदर, सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हो रही है, परंतु कुल मिलाकर भारत के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। और जहां तक लगता है कि ये लंबे समय तक ये चल पाएगा, ट्रंप को कहीं ना कहीं मैक्सिको, कनाडा और चाइना को छोड़कर कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट फिर से होगा। अभी हमारे गोयल साहब भी वहां गए हुए हैं, जहां पीयूष गोयल, तो वो ट्रेड की एग्रीमेंट की बात करेंगे तो ट्रेड एकदम से चालू हो जाएगा। ये सिर्फ 15-20 दिन की बात है। ओके, वेरी इंसाइटफुल आर्य साहब, आपने जो ये बातें बताई। करोड़ी सिंह साहब, आप जो बात कर रहे थे, चलिए आप ठीक है, आप अपने दृष्टिकोण से इस टैरिफ वॉर को नकार रहे थे, बहुत वाजिब है, लेकिन सर क्या ये जो अमेरिका का रोल है और उस रोल में अब जो परिवर्तन हो गया है जैसा हमें दिख रहा है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? ये इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका एक मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, सब जानते हैं। यदि अमेरिका अपने पे आ जाए, यानी वह अपने हितों को सर्वोपरि यदि रखे, पूरे विश्व के भलाई का कॉन्ट्रैक्ट उसने थोड़ी ले रखा है, यदि वो ऐसा सोचने लगे, तो ऐसे में यदि अमेरिका खुद पे आ जाए तो क्या बाकियों के लिए मुसीबत बढ़ेगी या अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता? देखिए कुणाल, मैंने ये नहीं कहा कि टैरिफ के नेगेटिव इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ ऑलरेडी जा रही है। मैंने वो आपको और हमने जो वार वर्ड यूज किया था ना, मैं उसको वार की संज्ञा नहीं दूंगा। नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत होगा। देखिए, अमेरिका जब सुपर पावर है और सुपर पावर कमजोर होते लगा, तो ट्रंप का दृष्टिकोण ये है कि अमेरिका को हम प्राथमिकता देंगे, तभी हम हमारा विश्व का नेतृत्व बनाए रखेंगे और हम सुपर पावर की स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा है कि यूरोप अमेरिका के सहारे मजबूत हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूरोप का पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था अमेरिका से
उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ। फिर चाइना का 70 के बाद में चाइना की जो प्रगति है वो अमेरिका के सहारे ही हुई, और आज चाइना अमेरिका के लिए एक चुनौती बनकर उभर रहा है। तो ट्रंप का ये कहना है कि जो हमारे दोस्त हैं वही हमारे से फायदा उठाते रहे और हमारे लिए चुनौती भी बन रहे हैं, इसलिए क्यों न हम अमेरिका को प्रथम प्राथमिकता दें, अमेरिका को रखें, दुनिया की मदद क्यों करें। मतलब अमेरिका की आंखें खुल गई हैं, यही ना? नहीं, मैं इतना तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सुपर पावर की हम मानव समाज में रहते हैं। हाँ। और एक मानव समाज के नाते जो बड़ा होता है, सुपर पावर होता है, उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी होती हैं मानवता के दृष्टिकोण से। लेकिन अमेरिका उनसे पूर्णतः हटना चाहता है, केवल ट्रांजेक्शनल बात करना चाहता है। मान के आप मेरे हैं, मैं आपके हूँ, कोई इंसानियत नहीं है, कोई मानवता नहीं है, इनसे हटना चाहता है। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, लेकिन आज की स्थिति बन रही है। आप और हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का जो दृष्टिकोण है वो अमेरिका को महान बनाए। हम इसे महान बनेगा या नहीं बनेगा, नई चुनौतियां किस रूप में आएंगी, अमेरिका के स्वयं के अंदर जिस तरह का एक तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है, आप उनका भाषण देखेंगे करोड़ी संघ साहब, इसीलिए क्योंकि सिर्फ बात टैरिफ की नहीं है, तेवर कलेवर पूरा बदल गया है अमेरिकी राष्ट्रपति का। चाहे यूक्रेन जंग की बात हो, स्पेस प्रोग्राम की बात हो, ऑयल एंड गैस की बात हो, किसी भी फ्रंट को उठा करके देख लीजिए, अमेरिका अब किसी भी फ्रंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। यदि ऐसा होगा तो स्वाभाविक सी बात है, चीन को भी तकलीफ होगी, तमाम सुपर पावर्स, रशिया को तकलीफ भी हो सकती है। ऐसे में वर्चस्व की लड़ाई किस ओर इशारा करेगी? देखिए कुणाल, जब चीन और अमेरिका के अच्छे रिश्ते थे, हम क्लब रूम गॉसिप में कहते थे कि ये तो चमेरिका है, चीन और अमेरिका को मिला के, और चमेरिका है वो दुनिया को डोमिनेट करेगा, कर रहा है, ये अड़ी है चीज हम कहा करते थे। आजकल अगर मैं ये कहूँ कि जब एशियन सेंचुरी बनने जा रही है, क्यों नहीं कि इंडिया हो, चीन और इंडिया मिलकर एशियन सेंचुरी बना सकते हैं जिसकी हम बात करते हैं। नहीं तो एशियन सेंचुरी अपने आप में डेड है चाइना और इंडिया के साथ हुए बगैर। तो क्या चाइना और इंडिया साथ आ सकते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन जिस तरह का दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट और दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उससे मुझे लगता नहीं कि कोई इंडिया जैसी कोई कंसेप्ट जिसको हम क्लब रूम में कहते हैं उस तरह का हो पाएगा। अगर चाइना और इंडिया साथ खड़े होते हैं तो अमेरिका की चाहे आर्थिक चुनौती हो, तकनीकी चुनौती हो, हर चुनौती का विश्व सामना कर लेगा। लेकिन वो मुझे आज के संदर्भ में असंभव लगता है। तो अमेरिका जिस दिशा में जा रहा है, अमेरिका को भी नुकसान होगा, विश्व समुदाय का भी नुकसान करेगा। लेकिन ट्रंप का जो दृष्टिकोण है वो ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका के नेतृत्व को, अमेरिका के प्रभुत्व को जमाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है उनके अनुसार। जो आज तक के रास्ते थे वो सफल नहीं रहे, इसलिए वो एक वैकल्पिक रास्ता देख रहे हैं, और उसमें कोई इंसानियत नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सबके साथ एक प्रेगमेटिक तरीके से, मार्केट फोर्सेस की तरीके से वो डील करना चाहते हैं, जो अच्छी स्थिति नहीं है कुणाल। नहीं, ठीक है, वो तो और सोचने वाली स्थिति भी है। आर्य साहब देखिए, यदि आप रुपए की ताकत की बात करें तो हम सब जान रहे हैं कि ऑल टाइम लो पर है, डॉलर से हम यदि उसे कंपेयर करें तो। ऐसे में इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हो रही है वो भी आपने पहले ही बता दिया। अब इस तरह के सिचुएशन पे यदि पूरी दुनिया आगे बढ़ती है तो भले ही लिमिटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों ना हो भारत का, वैसे ही महंगाई से हम जूझ ही रहे हैं कुछ हद तक, भले जितनी भी चीज़ें हैं, भले उसको आप रेशियो के हिसाब से जितना बोले, तो इससे क्या चीज़ें और तकलीफदेह होने वाली हैं या यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो बना रहेगा? देखिए, हमारा तो इंपोर्ट वहाँ से कुछ है ही नहीं, ज्यादा इंपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट, हम तो ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी है उनके साथ में। तो जरूरी बात है कि वो हमारे ऊपर इंपोर्ट का तो प्राइसेस का कोई असर नहीं पड़ेगा कि हम इंपोर्ट हमारे जो है वो हम लेंगे नहीं, जो ले रहे हैं वही ले रहे हैं, जो दे रहे हैं उनके ऊपर वो टैरिफ लगाना चाह रहा है। तो मैंने बताया है कि गारमेंट्स के ऊपर है और जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर है, तो वो उसके ऊपर उतने टैरिफ नहीं ले पाएगा, वहां पे बड़ी एब्सोल्यूट तंगी हो जाएगी। चाइना और कनाडा और मैक्सिको के साथ जो टैरिफ की बातचीत है इसकी वो अलग है, रिटेलिएटरी है, ट्रांजैक्शनल है, परंतु इंडिया के साथ वैसी कोई बात नहीं है। और जहां तक रुपये का सवाल है, अभी तो ऑयल हम अमेरिका इससे यूएसएस रशिया से ले रहे हैं, करीब 27-28% तेल उनसे ले रहे हैं, तो दाम उसके कम है,
परंतु ओपेक कंट्री के अंदर जो है यूएस का कोई रोल नहीं रहेगा। जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके साथ इसका कोई टसल नहीं है, और अगर वो चाहेगा इंसिस्ट करेगा कि आप हमारे से लो, परंतु चिड़ तो जो जहां पड़ी है, जो नई टेक्नोलॉजी आने लगी सेमीकंडक्टर वगैरह, वहां से इसको लगा कि ये तो सारी कंट्रीज बना रही हैं, पहले चाइना बना रहा था, अब इंडिया बना रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जो सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट है, वो चिप्स का जो एक्सपोर्ट है वो इसका कम हो जाएगा, वो फैक्ट्रियां लगा लेगा। जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात है वो यूएस से करता रहेगा, और जहां पर लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की बात है, वो यूएसए के लिए संभव नहीं है। जो स्थिति है उसी के आधार पर काम करना पड़ेगा। मतलब होल एंड सोल यदि आर्य साहब समझा चाहे तो भारत के लिए अभी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, यही ना? ज्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो देखिए, ये जो टैरिफ लगाने वापस दूसरे पर लगाने, यह जो एक नया सिलसिला पूरे विश्व में शुरू हो गया है और अमेरिका ने अब इसकी शुरुआत की है पुरजोर तरीके से, यह अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम जो विकसित देशें हैं वो इससे कैसे रिएक्ट करती हैं। रिएक्शन तो आना शुरू हो गया है, लेकिन आगे कैसे सस्टेन किया जाएगा। और भारत के लिए गनीमत की बात यह है कि अभी हमें ज़्यादा इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा में मेरे साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।